ठीक है, थैंक यू। क्या पढ़े थे लास्ट पॉइंट हम लोग? हाँ, अच्छा, प्रोसेस पढ़ रहे थे। प्रोसेस पढ़ रहे थे शायद हम लोग। यही पढ़े थे ना? इस प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़े थे? स्टेट के बारे में। आ जाइए जो लोग अभी बाहर हैं, आइए। ठीक है, एडजस्ट हो गए सब लोग। देखिए, अब जहाँ तक याद है, आप लोग भी रिलेट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेस में स्टेट के बारे में, और स्टेट के बारे में आपको बताए थे। पहला स्टेट जो होता है वो क्या होता है? न्यू। दूसरा स्टेट क्या होता है? तीसरा क्या बताए थे? हाँ, रनिंग। चौथा वेटिंग। पांचवा टर्मिनेटेड या हॉल्टेड। यही बताए थे ना? यस और नो? हाँ, सॉरी, हाँ, वो किल एक ही चीज था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यही पांच जो था वो हमारा क्या था? स्टेट था। अब इसी प्रोसेस के स्टेट से हमको आगे चलना है। अब इसी के ऊपर डायग्राम बनाना था हम लोग को। जो एक बच्चा पिछले क्लास में ट्राई कर रहा था, वो आज आया नहीं शायद। तो हम लोग जो प्रोसेस की बात करें, क्या हो गया? रनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब एक प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, इसके अकॉर्डिंग देखना है। या तो वो क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए वेट करेगा। क्या करेगा? कुछ देर के लिए वेट करेगा। ठीक है, या वो क्या हो चुका होगा? ब्लॉक हो चुका होगा। या तो वो वेट करेगा, या तो क्या हो चुका होगा? ब्लॉक हो चुका होगा, मतलब वो कोई काम नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? कि वो किसी और प्रोसेस पे आधारित होगा। और अगर किसी और प्रोसेस पे वो आधारित होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कर रहा होगा? तैयार कर रहा। यही होगा ना? अरे यस नो तो बोलिए। नहीं समझ में आया? अरे यस नो बोलिए, नहीं समझ में आया? बताइए, कितना प्रोसेस पढ़े थे हम लोग? कौन कौन सा? बैठ जाइए आगे। पहला प्रोसेस क्या बताए थे? न्यू। दूसरा क्या था? अपना पेज खोलिए, जहां लिखवाए वहां से देखिए। तीसरा क्या लिखवाए थे? हाँ, रनिंग। चौथा क्या लिखवाए थे? वेटिंग का और नाम क्या दिए थे? हाँ, वेटिंग का दूसरा नाम क्या दिए थे? ब्लॉक्ड। और ब्लॉक को दूसरा नाम क्या दिए थे? हाँ, और आखिरी में क्या था हमारा? टर्मिनेटेड। और लास्ट में क्या दिए थे? हॉल्टेड। हॉल्टेड लिखे थे, इसी का नाम लिखे थे ना? और इसको क्या लिखे थे? डिस्ट्रॉयड। इसी को क्या लिखे थे? और इसी को लिखे थे ना, किल्ड। हाँ, तो ये पांच प्रोसेस होता है, यानी सॉरी, पांच फेज होता है एक प्रोसेस के लिए। एक प्रोसेस जब शुरू होता है, तो वो इन पांचों स्टेप से होकर गुजरता है। बताए थे पिछली क्लास में? अरे ये सुनो, अब
ये जानना है कि ये पांचों आपस में एक दूसरे से कैसे आधारित है, ये पांचों आपस में एक दूसरे पे कैसे आधारित है, उस पर एक छोटा सा डायग्राम देखना है। तो बनाने के लिए आप कहीं से बना सकते हैं वो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान कर चलते हैं जो हमारा प्रोसेस है वो कौन से फेज में चल रहा है, रनिंग फेज में। रनिंग का मतलब क्या हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो कमांड दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है रनिंग फेज में। तो अगर वो रनिंग फेज में है बेटा, तो उसके साथ क्या क्या समस्या हो सकती है, बाकी 4 स्टेप में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ। मान लीजिए एक प्रोसेस रन कर रहा है, तो और उसके साथ क्या क्या हो सकता है। पहला तो हमें समझ में आता है कि या तो वो किसी कारणवश रुक जाएगा, कोई भी एक कारण हो सकता है, या तो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं मिला, या तो सिस्टम हैंग कर गया, या तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया। तो पहला हमारे पास आता है वो क्या हो सकता है, हॉल्ट हो सकता है, यानी रुक जाएगा। दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए एक साथ दो चीजों को प्ले करने के लिए दे दिए एक ही डिवाइस में, तो हो सकता है पहला वाला प्ले हो जाएगा तो फिर कौन स्टार्ट करेगा, दूसरा, दूसरे के बाद क्या स्टार्ट होगा, तीसरा। तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए वो वेट करे, या कह सकते हो कि कुछ देर के लिए ब्लॉक हो चुका होगा। हाँ, हो सकता है कि एक प्रोसेस जो रन कर रहा है किसी दूसरे प्रोसेस पे भी आधारित हो। फिर से समझिएगा, हो सकता है एक प्रोसेस क्या हो, दूसरे प्रोसेस पे आधारित हो, तो दूसरे प्रोसेस को तैयार होने के लिए वेट करेगा। वो वेट कर रहा होगा कि दूसरा प्रोसेस क्या हो जाए, रेडी हो जाए। नहीं समझ में आया? आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, जितने लोग अंदर आ रहे हैं आप उतने लोगों को देख रहे हैं, तो कैसे समझ पाएंगे। फिर से समझिए, एक प्रोसेस रन कर रहा है तो क्या हो सकता है, या तो वो स्टॉप हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये दो तो क्लियर है। अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, तो दूसरे वाले प्रोसेस को क्या करेगा, तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए क्या करेगा, वेट करेगा। या हो सकता है कि वो लास्ट में इस बात का वेट करे कि एक नया प्रोसेस क्रिएट हो, तो न्यू होगा तो फिर क्या होगा, रेडी, रनिंग, हॉल्टेड या ब्लॉक्ड। तो यही जो पूरा का पूरा साइकिल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं ऑफ प्रोसेस। यानी एक प्रोसेस जो होता है ये 5 फेज से डिपेंडेंट होता है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि मान लीजिए एक प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो क्या होगा। तो ब्लॉक हो गया है तो कुछ नहीं होगा, वो वापस से रेडी होगा। किसके लिए रेडी होगा, रन करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस डायग्राम से ही सीखना है। मान लो एक प्रोसेस रन कर रहा है, तो रन करते वक्त एक प्रोसेस के सामने कौन कौन सा फेज आ सकता है, तो 3 फेज। पहला क्या हो सकता है, हॉल्टेड फेज। दूसरा कौन सा हो सकता है, ब्लॉक फेज। तीसरा कौन सा हो सकता है, रेडी फेज। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक के बाद इमीडिएटली कौन सा फेज आएगा, रेडी फेज आएगा। न्यू है तो न्यू के बाद कौन सा फेज आएगा, रेडी फेज आएगा। आया क्लियर समझ में? तो इस डायग्राम को आप बनाइए, 2-4 नंबर मिल जाएगा, इससे 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसको याद रखना है। लिख लिए? कोई डाउट है यहाँ तक? तो इस डायग्राम को याद रखेंगे कि डायरेक्टली किस फेज से किस फेज पे जंप कर सकते। नहीं समझ पाया, रेडी के बाद
हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? हम लोग स्टार्ट किए थे, यही तो हम सोच रहे थे कि कोई हमसे पूछ क्यों नहीं रहा है। हम लोग बेटा स्टार्ट ही किए थे कहाँ से? रनिंग फेज से, यानी हमारा प्रोसेस रन कर रहा था। तो रन कर रहा तो ये हो सकता है। और आप वो बिल्कुल सही कहे हैं हमसे कि रेडी के बाद रनिंग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीक्वेंस क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब आप कहेंगे न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। नहीं समझे? तो ये इंक्रीजिंग प्रोसेस है। नहीं समझ पाए, फिर से पूछ। हाँ, इसीलिए लगाएं क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रनिंग है। हम मान के चल रहे हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है? रन। तो रन हो रहा है तो कैसे कैसे बन सकता है वो कंडीशन हम लोग यहाँ देखें। ये शायद हम लिखवाए हैं पिछले दिन भी, तो ये अब याद रखेंगे। ये शुरुआत होता है ऐसे प्रोसेस का। और हम फिर से रिपीट करें, जहाँ ये डायग्राम बना रहे हैं लिख लीजिएगा कंडीशन। व्हाट एक क्वेश्चन वहां पे पॉइंट लिख लो, द पॉसिबिलिटीज व्हाइल अ प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेज। The possibilities while a process is in running phase, yeah, is in running stage. The possibilities while a process is in running stage, या फेज भी लिख सकते हैं। रनिंग स्टेज में होगा या रनिंग फेज में होगा तो क्या क्या हो सकता है? लिख लिए? यस नो तो बोलिए। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ रहे हैं आप लोग? ये सिर्फ बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं कोने में बातें चीत कर रहे हैं। बात मत करिए, अगर बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। टेक्निकल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, 2 मिनट के लिए हम आते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा जो बोर्ड है ये आपके लिए सीपीयू है। ये क्या है? सीपीयू। अच्छा, एक बात और, सीपीयू जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो फर्स्ट ईयर में कंडीशन पढ़े होंगे। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। पढ़े हैं इसके? हाँ, क्या पढ़े आप लोग? जोर से बोलिए। यही पढ़े हैं ना? वॉन न्यू मैन आप लोग बोल रहे हैं, हम वॉन न्यू मैनन बोल रहे हैं, यही अंतर है ना? तो और कुछ अंतर है? नहीं, वो वॉन न्यू मैनन होता है, MAN होता है वो। तो प्रिंटिंग एरर होता है, MAN लिख दिया जाता है उसको। तो वॉन न्यू मैनन आर्किटेक्चर है। वो आर्किटेक्चर आपसे क्या कहता है? वो आर्किटेक्चर आपसे ये कहता है, अगर हम गलत ना हो तो, आप क्या देते हैं कंप्यूटर को? इनपुट। तो कंप्यूटर से जब इनपुट जाता है तो वो कंप्यूटर के कहाँ जाता है? सीपीयू में। और फिर वहां से क्या निकल कर आता है? आउटपुट। अब जब वो सीपीयू में जाता है बेटा, तो दो चीजें सुने होंगे आप लोग। एक हमारे पास क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको बोलते हैं, या थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखें तो ऊपर होता है हमारे पास पहले एएलयू। यहाँ क्या होता है? एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा लॉजिकल नहीं होता, वो लॉजिक होता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लॉजिकल नहीं होता। दूसरा हमारे पास बेटा क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। यही होता है ना? इसके अलावा और कुछ होता है? हाँ, क्या बोलिए? हाँ, अरे बाबू लिख दिए सीयू कंट्रोल यूनिट। हाँ, वो एमयू मशीन यूनिट नहीं होता, वो एमयू मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ बाहर डिनोट कर देते हैं, यहाँ मेमोरी यूनिट, जिसको आप लोग एमयू बोल रहे थे। अब इसके अलावा क्या कुछ और भी होता है? बताइए। होता है, जो इतने दिन से हम चर्चा कर रहे हैं प्रोसेस के लिए, वो इन दोनों के बीच को, या इन दोनों को मेमोरी से जोड़ने से पहले एक और कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। बहुत दिन से बात कर रहे हैं ना इसके बारे में, तो थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। आपको बताए थे सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन पढ़ाए होंगे। जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ाए थे ना? अरे यस नो बोलिए। वहां पे बफर की बात किए थे कहीं, याद है? तो वहीं से रजिस्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं।
बफर बताए थे कि रैम होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें जरूरत है कई मेमोरी का, वो क्या होता है उसको समझेंगे। तो आप मान कर चलिए कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़े थे, उसी आर्किटेक्चर का एक एडवांस्ड रूप है जहां पर हमारे पास अलग से क्या होता है, रजिस्टर होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो एक नेक्स्ट डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर का पार्ट है, कुछ चल रहा है इसके अंदर। चल ये रहा है कि बेटा जो भी चीज को प्रोसेसिंग करना है ना, उसको यहां से उठाकर यहां पे लाया जा रहा है प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। अब यहां पर आने से पहले आप समझिए कि आपका डेटा कहां पर स्टोर होता है। आपका कंप्यूटर का डेटा कहां स्टोर होता है, सेकेंडरी डिवाइस में। सेकेंडरी डिवाइस आपके लिए क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो जब प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है तो यह हार्ड डिस्क से निकलकर प्राइमरी मेमोरी में आता है। कहां पर आता है, रैम में। सुने हैं आप लोग इसके बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बेटा ये क्या होता है कि रैम से इसको हम लोग पास कर देते हैं किसको, प्रोसेसर को, जहां पे प्रोसेसिंग के दौरान कहां स्टोर कर दिया जाता है इसको, रैम में। क्लियर है, ये तो जानते होंगे आप लोग। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कंप्यूटर को एक साथ दो काम करना है, तो ठीक है, वो कहां पर लेकर आ गया, दोनों काम को रैम में लेकर आ गया। लेकिन रैम का स्पेस जो होता है वो बहुत छोटा होता है। मैक्सिमम आजकल हम लोग 4 to 16 यूज कर रहे हैं, यही ना यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा चीजों को तो स्टोर नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या होता है, रैम अपने साथ या अपने बगल में यहां पर एक और छोटा मेमोरी रखता है। उसी छोटे मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। अगर बेटा कभी रैम को ये लगता है कि हमारे पास एक फाइल बहुत देर से पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, रैम तुरंत ट्रांसफर कर देता है किसको, रजिस्टर को। रजिस्टर भी टेम्पोररीली ही स्टोर करेगा, लेकिन रैम अपना बोझ कम करने के लिए वो बोझ किसको दे दिया, रजिस्टर को दे दिया। आप दोबारा जब उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो रजिस्टर से किसके पास लेकर आएगा, रैम के पास, और काम चालू हो जाता है। नहीं समझ में आया, आया समझ में सबको, किसी को डाउट है इस डायग्राम में, समझदारी में दिक्कत है, नहीं। अब जब आप ये समझ गए तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि हमारे कंप्यूटर में रजिस्टर कितने टाइप्स का होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। तो हम आपको बता दें, हमारे कंप्यूटर में रजिस्टर 7 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 7। सातों एक ही जगह लगा होता है। इसका नाम क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, वो भी अभी हम लिखवाएंगे तो आप समझ जाइएगा। क्लियर है, यस नो तो बोलिए। तो आपसे अगर हम पूछेंगे या क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज लोकेशन इन अ कंप्यूटर, उसमें रैम भी दिया हो, रोम भी दिया हो, रजिस्टर दिया हो, हार्ड डिस्क दिया हो, तो आप किसको जाएंगे, रजिस्टर। कैटेगराइजेशन होता है रजिस्टर का। रजिस्टर कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। हाँ, उसका भी साइज होता है, लेकिन बाबू उसका साइज जो होता है हर सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन वो जीबी में कभी नहीं जाता, वो एमबी में ही रहता है। तो हो सकता है 200 एमबी का हो, 300 एमबी का हो, 400 एमबी का हो। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर आप एक हाई क्वालिटी प्रोसेसर लेते हैं तो रजिस्टर्स की संख्या उसमें ज्यादा होती है। तो हमें, आपको कभी लगे कि हमको अपने कंप्यूटर के लिए हाई रजिस्टर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसर बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे, अगर बायो पढ़े होंगे तो बायो में बताते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसका काम क्या होता है, सारे जगह पर कंट्रोल फैलाना, यही ना। तो वही काम, सिग्नल्स को प्रमोट करना या फैलाना, वही काम किसका होता है, एक रजिस्टर का भी होता है। अगर मोरलेस कहा जाए तो रजिस्टर का काम यही है कि जितना डेटा मिल रहा है, जितना सिग्नल मिल रहा है, उसको क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, और उसके बाद जैसे ही रैम मांगे उसको ले जाकर क्या करो, दे आओ, डंप कर दो। नुकसान भी उसका होता है,
नुकसान कब होता है तो वो भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? अरे यस नो तो बोलिए, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसका लिखे हम लोग पॉइंट, तो लिखिएगा। ये प्रोसेस चल रहा है, उसी के अंदर हम रजिस्टर, एक टॉपिक आया तो पढ़ा दिए, तो नोट में कहीं ये पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिएगा रजिस्टर और लिखिएगा स्टोरेज स्पेस। हाँ वो तो डायग्राम था, वो उतना ही तक रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं। पूछिए, कोई डाउट है उसमें आपको? नहीं, उसका काम नहीं लिखवाएंगे, कोई फायदा नहीं। हॉल टर्मिनेट हमको लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, स्पेस छुड़वाए थे क्या शुरू में हम? क्या वहां पे क्या लिखवाए थे, बरा बताइए तो, वहां पे क्या लिखवाए थे? एक लाइन छोड़ जा, दिखाइए, हमें भूल गए शायद, हमें दिखाइए एक बार, कोई कॉपी दिखाइए। समझ गए, ठीक है, हम वहां आएंगे, वापस आएंगे। पहले रजिस्टर लिख लेते हैं। रजिस्टर में लिखिएगा इट इज द, या इट इज अ स्टोरेज प्लेस, it is a storage place that stores the data, that stores the data to process, that stores the data to process temporarily, that stores the data to process temporarily, that stores the data to process temporarily। एक डायग्राम ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये डायग्राम ऐसे बना लीजिए और यहां लिख लीजिएगा आर ऑफ 7 टाइप्स। इसको बना लीजिए, फिर अभी बताएंगे कौन कौन सा होता है डायग्राम के नीचे। बीमार हो जाओगे बेटा, मत चलाओ पंखा। अच्छा हाँ, लाइट जला सकते हो, लाइट जला दो बाबू। अभी 2-3 दिन वेट करो, ये बारिश होगा ऐसा लग रहा है, अब बारिश होगा फिर सब बीमार पड़ेंगे। वेदर फोरकास्ट है, होगा, वो तो वेदर ही बता रहा है अभी, साइक्लोनिक इफेक्ट है ये। लिख लिए, आगे लिखेंगे देयर, अगर ये डायग्राम बन गया होगा तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। उन सातों का डेफिनेशन हम वहीं लिखवाते चलेंगे, डाउट होगा तो लास्ट में हम लोग देख लेंगे, वैसे आप लोग समझ जाएंगे, वो बहुत बेसिक चीजें हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। पहला जो होता है उसको बोलते हैं डेटा रजिस्टर, पहला बोलते हैं डेटा रजिस्टर। 7 तरीके का होता है, पहला जो है उसे हम लोग कहते हैं डेटा रजिस्टर। अच्छा एक बात बताइए, दो टर्म्स है जो नए बच्चे हैं, ये प्राइम सॉरी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर वही बताएंगे। आप लोग ऑपरेंड्स का मतलब समझते हैं? ऑपरेंड्स, कितने लोगों को ऑपरेंड्स का मतलब आता है, हाथ उठाइए, लंबा सा हाथ उठाइए। ऑपरेंड्स का मतलब, अच्छा अच्छा, ऑपरेंड्स समझते हैं। ऑपरेटर समझते हैं कंप्यूटर की भाषा में? कितने लोग ऑपरेटर समझते हैं, हाथ उठाइए। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू जेड। बताइए इसमें ऑपरेंड्स क्या क्या हैं? ए बी और जेड। ऑपरेटर क्या है? प्लस या इक्वल टू, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, ठीक है। और जिन पे ऑपरेटर काम करता है, द ऑपरेटर वर्क्स ऑन इट, जिन पे ऑपरेटर काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स।
यानी ये प्लस किस पे काम कर रहा है, ए और बी पे, तो ये क्या हो गया, ऑपरेंड। ठीक है, इक्वल टू किसके लिए काम कर रहा है, ए बी और जेड के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर। बाकी का वैल्यू क्या कहलाएगा, ऑपरेंड्स। समझ रहे हैं मेरी बात, तो समझ रहे हैं तो डेफिनेशन में लिखिएगा, डेटा रजिस्टर में इट स्टोर्स वेरिएबल्स, इट स्टोर्स वेरिएबल्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स टू बी ऑपरेटेड बाय द प्रोसेसर, टू बी ऑपरेटेड बाय द प्रोसेसर, टू बी ऑपरेटेड बाय द प्रोसेसर, पहला। दूसरा लिखेंगे, दूसरा रजिस्टर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीसीआर, याद रखोगे पीसीआर से, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, या पीसी भी कई जगह लिख देता है ये लोग रजिस्टर में, तो पीसी या पीसीआर का मतलब हो गया प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। लिखोगे इसमें कि इट स्टोर्स द एड्रेस, it stores the address of the, it stores the address of the next instruction, it stores the address of the next instruction that is to be executed, that is to be executed। नेक्स्ट लिखेंगे मेमोरी बफर, नेक्स्ट लिखेंगे मेमोरी बफर, it stores the data, it stores the data being transferred, it stores the data being transferred to TO2 and from, to and from the immediate access storage, immediate access storage, immediate access storage। नेक्स्ट लिखे इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज, लिख लीजिए, नहीं समझ में आएगा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट लिखिएगा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, नेक्स्ट है सॉरी एक्यूमुलेटर, बोर्ड पे लिखा है स्पेलिंग ACCUMULATOR। लिखेंगे इट इज यूज्ड टू स्टोर, it is used to store intermediate result, it is used to store intermediate result during arithmetic and logic operations, during arithmetic and logic operations। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एड्रेस रजिस्टर, नेक्स्ट जो है वो है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस के बाद दो बचेगा, इंडेक्स रजिस्टर, और आखिरी जो होता है वो होता है कंट्रोल रजिस्टर, एड्रेस इंडेक्स कंट्रोल। तो हम लोग लिखेंगे एड्रेस के बारे में, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी, it stores the address of a memory for transferring the data, for transferring the data, it stores the address of a memory for transferring the data, for transferring the data between different memory location,
between different memory location, between different memory location. नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा था, इंडेक्स लिखेंगे आप इसमें. इट चेंजेस द एड्रेस ऑफ, it changes the address of operands, it changes the address of operands during execution, during execution, during execution. और लास्ट पॉइंट लिखेंगे कंट्रोल रजिस्टर्स के बारे में. कंट्रोल रजिस्टर के बारे में लिखेंगे. इट मैनेजेस द सेटिंग्स ऑफ अ सीपीयू, इट मैनेजेस द सेटिंग ऑफ अ सीपीयू, इट मैनेजेस द सेटिंग. अब रुक जाइए, रुक जाइए. इट मैनेजेस द सेटिंग ऑफ अ सीपीयू, लिख लिए. मैनेजेस द सेटिंग ऑफ अ सीपीयू या सेटिंग्स ऑफ अ सीपीयू, लिख लिए. यस नो बोलिए. अब इसमें किसी रजिस्टर में डाउट है, नहीं समझ में आया? जल्दी से देखिए इन 7 रजिस्टर में ऐसा कोई जो समझ में ना आया हो. क्या सारा समझाना है? मेमोरी बफर, और बोलिए एक्यूमुलेटर, और बताइए. ठीक है, हम समझ गए. हम वापस आएंगे, वापस सब पे आ जाएंगे. 2 मिनट सब पे बता देंगे आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप समझ पाए. लेकिन अगर वो समझ पा रहे हैं, उसको समझाने से पहले एक छोटा सा चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे. उससे पहले हम देख ले, एक बच्चा नया आया, आप नए आए हैं. नहीं सर, ओएस का ये पहला क्लास है, तो मेरे साथ ही पहला दिन है या यहाँ पे पहला दिन है? अच्छा, अब बीसीए हैं. कहाँ से? सॉरी. अच्छा, सरला बिरला एसबीयू रांची से ही ना. पास आउट हैं आप? तो कॉलेज नहीं जाना होता है? अच्छा, तो आज जल्दी आ गए आप. अच्छा, यानी आपका शिफ्ट 2 चलता है कॉलेज में. ठीक, ठीक, समझ गए. और दूसरा शिफ्ट आपके यहाँ कब से चलता है? ठीक है, तो दोनों शिफ्ट के फैकल्टी सेम होते हैं. ठीक, यानी आपका रिपोर्टिंग सुबह कितने बजे होता होगा? 8 बजे आप पहुंच जाते हैं, 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है. ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग. एक फिर से जो बात कर रहे थे, ये वॉन न्यूमैन वाला तो समझ गए थे आप लोग, रजिस्टर वॉन न्यूमैन समझ गए थे ना? वहां किसी को डाउट है? नहीं. वो टाइप्स ऑफ रजिस्टर से हो सकता है आपका डाइट एक इरप्ट हुआ होगा डाउट, तो वो हम लोग लेंगे. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात आप और समझेंगे, और अगर इसी डायग्राम पे हम वापस आए तो शायद यही डायग्राम आपको मदद करेगा. कहाँ चला गया वो? खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ बना देते हैं. मान लीजिए ये हमारा प्रोसेसर है. इस प्रोसेसर को हम एक काम दिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोसेस ए. उसका नाम रख दिए, क्या हो गया? प्रोसेस ए. अब जब ये प्रोसेस ए चल रहा है, उसी टाइम हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेसर को एक दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं. और जब दूसरा इंस्ट्रक्शन दिए तो उसका नाम हम क्या रख दिए? प्रोसेस बी. उसका नाम हम क्या रख दिए? प्रोसेस बी. तो एक साथ कितना प्रोसेस दिए हम? 2. मल्टीपल प्रोसेस हो गया. तो कुछ देर ये प्रोसेस ए को सॉल्व करेगा, फिर कुछ देर क्या करेगा? प्रोसेस बी को सॉल्व करेगा. यही ना होगा? अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आया हो तो हो सकता है आप मेरे इस डायग्राम को समझेंगे. इस तरफ हमारा प्रोसेस ए है और इस तरफ हमारा प्रोसेस बी है.
ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे प्रोसेस ए चलता आ रहा है, अचानक चलते चलते किसी कारणवश प्रोसेस ए यहाँ पे रुक गया। प्रोसेस ए क्या हो गया? रुक गया। तो बेटा वो जैसे ही रुकेगा उसको तुरंत ले जाकर रजिस्टर में सेव कर दिया जाएगा। कहां पर ले जाके सेव कर दिया जाएगा? रजिस्टर में। सेव कर दिया किस में? रजिस्टर में। अब आप रजिस्टर समझते हैं? अरे यस और नो, आप तो समझते हैं ना? यानी वो क्या हो गया? एक स्टोरेज लोकेशन। तो ठीक है, किसी भी हिस्से में ले जाकर छोड़ दिया गया। अब देखिए दूसरे तरफ हमारा कौन सा प्रोसेस चल रहा था? बी। तो एक चीज और समझिएगा, जब हमारा प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रहा था, जब हमारा प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रहा था, उस समय हमारा प्रोसेस बी जो था वो आइडल था। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये समझे आप लोग? प्रोसेस ए क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ, यहां पर आकर किसी कारणवश क्या हो गया? रुक गया। तो रुक गया तो उसको कहां ले गए? रजिस्टर में ले जाकर क्या कर दिए? सेव कर दिया। अब इस वाले एग्जाम्पल से अपने आप को रिलेट करिए। हम एक बार में कितना काम दिए थे? तो क्या कंप्यूटर एक बार में 2 काम करता है? करता है नहीं है। हम लोग को भले लगता है कि वो क्या हो रहा है, एक से अधिक काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेसर एक ही काम को करता है। तो उसी चीज को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि भैया जब हमारा प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रहा था, यानी एग्जीक्यूट कहां तक हुआ? जरा हम दूसरा कलर ले लें, शायद आपको समझ में आए। यहां तक एग्जीक्यूट हुआ था ना प्रोसेस से? तो जब प्रोसेस से एग्जीक्यूट हो रहा था उस समय प्रोसेस बी जो है वो प्रोसेसर का इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। इंतजार कर रहा था, इसीलिए कहते हैं कि ये आइडल था। क्या था? आइडल। आइडल का अगर अपने भाषा में हम लोग शुद्ध भाषा में कहे तो वेला पड़ा हुआ था, बेकार बैठा था ये। आया समझ में? नहीं समझ में आया? आया। और कौन बोला नहीं आया? कोई है तो बोलिए, रिपीट कर दें। फिर से समझिए, कितने प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं? 2। तो बेटा जब पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था तो दूसरा प्रोसेस हमारा क्या था? आइडल। अब जब ये कहां चला गया? सेव रजिस्टर में। कहां चला गया? सेव रजिस्टर में। तो जैसे ही रजिस्टर में ये सेव हुआ, दूसरा प्रोसेस जो था वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? लग गया। क्या हो गया? दूसरा प्रोसेसर जो था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? लग गया। अब लगा तो भैया ये रैम से तुरंत निकल कर आ गया किसके पास? सेव रजिस्टर में। किसके पास आ गया? सेव रजिस्टर में। यानी रजिस्टर में क्या हो गया? फिर से आकर सेव हो गया, और यहां से तुरंत ई रेस्पेक्टेड या रेस्पेक्टिव प्रोसेसर में लोड हो गया। रेस्पेक्टिव प्रोसेसर में क्या हो गया? लोड हो गया। इसी को हम लोग रीलोड रजिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीलोड रजिस्टर। और इसका प्रोसेसिंग अभी चालू है। अब क्या होगा? 2 चीजें होंगी, या तो प्रोसेस कर कर ये हमें क्या देकर जाएगा? यहां से आउटपुट देकर चला जाएगा। नहीं देकर जाएगा आउटपुट तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि इसको ये दूसरे प्रोसेसर को भी हम दूसरे प्रोसेस को भी क्या करे? हैम्पर करे। क्या करे? दूसरे प्रोसेस को भी क्या करे? हैम्पर करे। हैम्पर करने का मतलब क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि उस दौरान वो उस प्रोसेसर को भी या उस दूसरे काम को भी हैंग कराने की कोशिश करेगा, या कंप्यूटर की भाषा में कहें तो वो इंटरप्ट जनरेट करने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? फिर से समझिए, प्रोसेस से क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट। तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, पॉइंट 0 से
और पॉइंट 10 पर आकर क्या हो गया, रुक गया। तो भैया रुक गया तो क्या वो डिलीट हो गया, कहाँ चला गया, सेव रजिस्टर में सेव हो गया। अब देखिए जब ये सेव रजिस्टर में गया तो उस टाइम क्या हुआ, जो दूसरा बैठा सॉरी जो दूसरा प्रोसेसर बैठा था, नहीं, जो दूसरा प्रोसेस बैठा था वो क्या हो गया, सेव रजिस्टर में आ गया, और वहां से क्या हो गया, रीलोड हो गया, वहां से क्या हो गया, रीलोड हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। अब जब ये रीलोड हो गया तो क्या हो गया, या तो ये एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा, या तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा, या तो क्या होगा, यहां पर ये व्यवधान क्रिएट करेगा। उसी व्यवधान को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। इंटरप्ट सुने हैं आप लोग। अब इंटरप्ट का भी कई प्रकार होता है, कौन कौन सा होता है वो हम लोग जानेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ सकते हैं कि जब ये सेव रजिस्टर में चला गया तो यहां से लेकर यहां तक हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो था वो कैसा था, एग्जीक्यूटिंग फेज में था, आइडल फेज में था, या टर्मिनेटेड फेज में था। तो क्या बोलेंगे, वेरी गुड, आइडल फेज में था। ये आइडल फेज में था, क्यों, क्योंकि इसको हम सेव रजिस्टर में डाल दिए थे। क्या कर दिए थे, सेव रजिस्टर में डाल दिए थे। फिर से इसको चालू करना होगा तो ये कहां पर आ जाएगा, रीलोड रजिस्टर में। कहां पे आ जाएगा, रीलोड रजिस्टर में। और रीलोड रजिस्टर में आने के बाद फिर से ये कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे यस नो तो बोलो। ऐसा कोई जिसको डाउट है इस डायग्राम में, आया समझ में सबको, तो इसको लिख लीजिए ऐसे कॉपी पे। अच्छा हाँ देखो, एक बात बताना भूल गए, जो मेन बात बताना था वो भूल गए। हाँ नहीं, पूछो हमसे, पूछो, कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है, अरे यस नो तो बोलिए। समझ में आ रहा है, तो आप बताइए। जैसे यहां से एक प्रोसेस गया, यानी एक पर ए पर आए, फिर रुक गए, कहां पे गए, बी पर गए, फिर बी पे रुक गए, ए पर आए, ए पे रुक गए, सी पर गए, डी पर गए। यानी बार बार क्या कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं ना। यानी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मशीन जो है वो कैसा है, मल्टी प्रोसेसिंग। यस और नो, हाँ। इसी कॉन्सेप्ट को, अभी रुक जाइए, हम जो मेन बात था वो बताना भूल गए आप लोग को। उसी प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं स्विचिंग ऑफ द सीपीयू प्रोसेस। क्या कहते हैं, स्विचिंग ऑफ द सीपीयू प्रोसेस या प्रोसेसर। इसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसे शब्दों को तो लिखेंगे, अभी समझ में आएगा, वो इसी डायग्राम के बारे में बताएगा। तो जरा एक डेफिनेशन लिखिए तब इसको बनाइएगा। हेडिंग डालिएगा कॉन्टेक्स्ट स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विच, कॉन्टेक्स्ट CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसी का दूसरा नाम लिखेंगे प्रोसेस स्विच, प्रोसेस PROCESS, प्रोसेस स्विच, प्रोसेस स्विच। इसी का एक तीसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं टास्क स्विच। तीनों का मतलब सेम है, प्रोसेस स्विच, टास्क स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विच। लिख लिए। अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे, कहता है स्विचिंग ऑफ द सीपीयू, switching of the CPU from one process to another, switching of the CPU from one process to another is known as context switch. लिख लिए। एक पॉइंट यहाँ और लिख सकते हैं, पता नहीं शायद आप लोग समझ जाएंगे, मुझे यकीन है समझ जाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज कर्नल सस्पेंडिंग। कर्नल सस्पेंडिंग, आप लोग कर्नल, हम कर्नल बोलते हैं लेकिन आपसे सीखे हम कर्नल। इट्स ऑल्सो नोन एज कर्नल सस्पेंडिंग। यानी थोड़ी देर के लिए एक टास्क को रोक दिया और दूसरे काम को क्या कर दिया, चालू कर दिया। इट
ऑल्सो नोन एज कर्नल सस्पेंडिंग। उसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट्स ऑल्सो नोन एज कर्नल सस्पेंडिंग। यहाँ लिखा हुआ था कर्नल सस्पेंडिंग, हमें डायग्राम के पास से हटा दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज कर्नल सस्पेंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, in during this the execution of a process starts अच्छा ये बताओ, आप लोग रीस्टार्ट का मतलब समझते, रीस्टार्ट समझते हैं? रीस्टार्ट मतलब क्या होता है? फिर से स्टार्ट। हाँ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेज्यूम। रेज्यूम समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं? अच्छा ठीक है, चलो हटाओ, रीस्टार्ट लिखो। आप लोग क्या लिखे थे अभी? आप सॉरी, इट execution of a process starts on the CPU that was earlier stopped ऑब्लिक डाल के लिखिएगा, सस्पेंडेड, स्टॉप्ड रोक दिया गया था, या किसी कारणवश वो रुक गया था तो सस्पेंडेड, या वो प्रोसेसर के लिए वेट कर रहा था तो आइडल। तीनों लिख सकते हो, दैट वाज स्टॉप्ड, सस्पेंडेड या आइडल। लिख लिए? और ये डायग्राम बना लीजिए कॉपी पे। अब ये डायग्राम बना लीजिए कॉपी पे, ये आपको याद रखने में मदद देगा। ये डायग्राम बनाइए। इस डायग्राम को बना लीजिए। आपके यहाँ सीएस में कौन है एचओडी अभी, और कितने फैकल्टीज हैं? 30 लोग हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए कितने लोग हैं? विश्वरूप सर बहुत पहले से है ना, वही ना जो गोरे से, स्मार्ट से, पतले दुबले से, चश्मा लगा, बहुत स्मार्ट है। अब बहुत धीरे धीरे आराम से बोलते हैं, हम लोगों से तो धीरे धीरे बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ। लिख लिए सब लोग? कोई डाउट है इस डायग्राम में? यस नो तो बोल दिया करिए। ठीक है, अब इसको सम अप करेंगे। अब प्रोसेस चैप्टर को भी खत्म करने का कगार पे है, वो आज नहीं होगा, अगली क्लास में हो पाएगा। लेकिन हम खत्म करने से पहले दो तीन चीजों को अगर बात करें, आप मुझे जेन्युइनली बताइएगा, ये हमारा एक प्रोसेस है मान लीजिए, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़े कि एक प्रोसेस का
स्टेट होता है ना? अरे यस नो तो बोलिए। कितना स्टेट पढ़े आप लोग? 5 स्टेट पढ़े। तो पहला जो होगा, जब एक प्रोसेस बनता है तो वो कितने स्टेट से गुजर कर जाता है? 5 स्टेट से जाता है। उसमें हम लोग एक स्पेशल कंडीशन देखें। वो स्पेशल कंडीशन किसका था? रनिंग फेज में जब वो हो तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। एक बात बताइए, मान लीजिए एक प्रोसेस, जैसे अभी आपको दूसरा एग्जांपल हम बताएं कि एक प्रोसेस जो है, हर प्रोसेस का नाम क्या होता है? अलग होता है। अगर ये प्रोसेस ए है तो हो सकता है इसके बाद क्या आए? प्रोसेस बी आए, प्रोसेस सी आए, प्रोसेस डी आए। यानी हर प्रोसेस जो होता है उसका आईडी क्या होता है? डिफरेंट होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि हर प्रोसेस का प्रोसेस आईडी जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। यस और नो? अब हर प्रोसेस जो है, हाँ, आपको कितने तरीके का सीपीयू रजिस्टर बताए हैं? हाँ, 7। तो हो सकता है कि जरूरत के अनुसार वो प्रोसेस जो है वो किसी भी सीपीयू रजिस्टर में अपने आप को क्या कर ले? एडजस्ट कर ले। यस और नो? जरूरत पड़ने के बाद जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए, हॉल्ट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, हॉल्ट हो जाए, स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो ये क्या करेगा? कहीं पर सेव होगा। तो सेव होगा तो ये आपके कंप्यूटर का क्या लेगा? मेमोरी लेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक नेक्स्ट जगह पर आएगा जहां इसे मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। या हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है वह आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से स्क्रीन पर या स्पीकर के माध्यम से कहीं दिखने लगे। ये भी हो सकता है कि ये प्रोसेस दिखने के बजाय किसी दूसरे प्रोसेस पे अपना इफेक्ट डाले। पढ़ाए थे ना पिछले क्लासेस में कि एक प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट सकता है और सारे टुकड़े मिलकर एक कंप्लीट प्रोसेस का आउटपुट देते हैं। बताए थे पिछले क्लासेस में? नहीं याद है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि n नंबर ऑफ प्रोसेस बन सकता है। पता नहीं आप लोग को याद नहीं है, शायद उसको देखिएगा पलट के। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक प्रोसेस का आउटपुट निकले तो वो दूसरे प्रोसेस को क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए एक प्रोसेस को पता होना चाहिए कि वो कब चालू होगा, कब बंद होगा, यानी शेड्यूलिंग उसका प्रॉपर होना चाहिए। और अगर ये दूसरे की मदद कर रहा है तो 8वां और आखिरी पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा हम सीक्वेंस में लिखे हैं। 2 3 4 5 6 7 8वां और आखिरी पॉइंट, अगर ये प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के पास जा रहा है या किसी दूसरे प्रोसेस को सब्ज्यूम कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि किसी दूसरे प्रोसेस को ये इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो इसके जानना चाहिए कि वो फाइल जो है वो ओपन है या क्लोज है। अगर वो फाइल क्लोज है तो फिर ये दूसरे को शेड्यूल करके कोई मदद नहीं कर पाएगा। अगर ओपन है तो क्या कर पाएगा? मदद कर पाएगा। नहीं समझ पाए मेरी बात? नहीं समझे, हो सकता है किसी कारणवश नहीं समझे, तो फिर से मेरी बात को समझेंगे। वो क्या कहता है? कहता ये है, प्रोसेस तो आप लोग समझ गए कि जो एग्जीक्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस। अब बेटा जब प्रोसेस चलता है तो हर एक प्रोसेस को ये 8 चीजों से झेलना पड़ता है। हर प्रोसेस जो होता है ना ये 8 चीजों को झेलता है। पहला जो झेलने वाला काम होता है उसके लिए क्या होता है? प्रोसेस स्टेट। तो कितने स्टेट्स होते हैं इसमें? 7। वो 7 स्टेज हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 पढ़े तो आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। 5 ही ना पढ़े हैं तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो हम क्या करें? हम तो गलती पढ़ा के चले जाएंगे, पैसा हमको मिला। इसलिए यही बोलना है। मान लीजिए हम चले जाएंगे बाहर, बोलिएगा तो भी कोई फायदा नहीं, पैसा तो मिल गया। आपको बोलेगा सर हम आपको यूट्यूब पे डिसलाइक कर देंगे, गाली लिख देंगे आपके लिए, तो भी कोई फायदा नहीं। आपको बोलना है, आपसे पहले दिन से कह रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो हम भी सो जाते हैं। ठीक है? तो प्रोसेस कितने स्टेप से कितने स्टेट से गुजरता है?
5। 5 में एक स्पेशल कंडीशन हम लोग पढ़े हैं जब रनिंग का था, जो अभी आज आप लोग जाने। दूसरा चीज जो बेटा एक होता है, हर प्रोसेस क्या होगा, अलग होगा। आपको थोड़ी देर पहले एक डायग्राम से हम बताएं ना, तो हर प्रोसेस का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक। तो उसी का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस आईडी। एक नेक्स्ट पॉइंट आपका हम जो छोड़ दिए, आप लोग पूछे भी नहीं, इसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। कुछ कह रहे हैं आप, नहीं। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो हर प्रोसेस जो होगा वो किसके साथ जुड़ कर आएगा, एक प्रोग्राम के साथ जुड़ कर आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। बताए हैं ना पहले दिन से। तो हर प्रोग्राम काउंटर, हर प्रोसेस के लिए क्या होगा, एक प्रोग्राम काउंटर होगा। अब हर प्रोसेस जो होगा उसको एक सीपीयू में रजिस्टर मिलेगा। रजिस्टर क्या होगा, एक लोकेशन पॉइंट होगा, टेम्पोररीली लोकेटेड पॉइंट होगा। कितने तरीके का होता है, 7। 7 में से कोई भी उसको मिल सकता है उसके जरूरत के अनुसार, वो हम लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट फेज जब आएगा तो भैया वो जब प्रोसेस जब सेव होने वाला होगा तो उसको क्या जरूरत पड़ेगा, एक हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेमोरी मैनेजमेंट। या हो सकता है कि वो इनपुट यानी डिस्प्ले कराना चाहता होगा या कोई और इंस्ट्रक्शन चाहता होगा, तो उसका आवश्यकता किसको पड़ेगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस की। अगर मान लो वो प्रोसेस का था कि स्क्रीन को ब्लैक करना है, तो उसको क्या चाहिए होगा, आउटपुट डिवाइस चाहिए होगा, मॉनिटर चाहिए होगा। हो सकता है कि इस प्रोसेस को आपसे कोई नंबर चाहिए होगा, 5 प्रेस करना हो, 10 प्रेस करना हो, 20 प्रेस करना हो, तो एक इनपुट डिवाइस चाहिए। वो क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। आपको बताया गया है, बताए हैं कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को इंपैक्ट कर सकता है, या एक प्रोग्राम जो होता है वो मल्टीपल प्रोसेसेस का बना होता है। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, बताए हैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट। तो एक प्रोसेस जो है बेटा दूसरे पे क्या हो सकता है, आधारित हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है। तो एक प्रोसेस खत्म होगा, उसके तुरंत बाद में दूसरा प्रोसेस चालू होना चाहिए, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा चालू होना चाहिए। वो डिसाइड करना, शेड्यूलिंग करने का काम भी होता है प्रोसेस में। और आखिरी काम जो होता है वो चेक करना होता है कि जो प्रोसेस या जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं वो सच में फाइल है कि डिलीट हो गया, वो खुला है कि बंद हो गया। तो आखिरी पॉइंट ये होता है, फाइल ओपन या क्लोज। तो ये 8 चीजें हैं कह सकते हो, या 8 पॉइंट है जो हर प्रोसेस क्या करता है, फॉलो करता है। नहीं समझ में आया, क्लियर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रोसेस का फेस था और ये क्या है, प्रोसेस का आउटलुक है। यानी कह सकते हो कि हर प्रोसेस को ये 8 काम क्या करना है, करना ही करना है, तभी वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस होकर बाहर आएगा। समझे मेरी बात, आ रहा है समझ में। और थोड़ा सा नहीं देखेंगे पीछे वाला तो नहीं आएगा, तो देखना पड़ेगा पीछे से। तो इसको लिखेंगे कॉपी पर, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लेंगे आपका आज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एवरी प्रोसेस हैज द फॉलोइंग पॉइंट्स। Every process has the following points. Every process has the following points. Every process has the following points. पहला पॉइंट लिखेंगे प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोसेस स्टेट। दूसरा लिखेंगे प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी। अब बगल में आप लिख लीजिए, इट गिव्स द यूनिक, it gives the unique identification, it gives the unique identification to the process. नेक्स्ट लिखेंगे प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट होगा प्रोग्राम काउंटर, उसमें लिखेंगे इट इंडिकेट्स द एड्रेस, इट इंडिकेट्स द एड्रेस of the next instruction, of the next instruction to be executed,
नेक्स्ट लिखोगे सीपीयू रजिस्टर, मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम का पार्ट या नेक्स्ट प्रोसेस का पार्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट लिखेंगे आप सीपीयू रजिस्टर में it depends upon the architecture of it depends upon the architecture of the microprocessor and accordingly and accordingly registers are assigned and accordingly registers are assigned and accordingly registers are assigned। नेक्स्ट लिख लीजिएगा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट उसमें कुछ मत लिखिए। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के बाद लिखिएगा इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड लास्ट पेनल्टीमेट पॉइंट, इट सॉरी माफी चाहते हैं, प्रोसेसर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सेवेंथ पॉइंट है प्रोसेसर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन, लास्ट पॉइंट होगा लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन, लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन, लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन। क्लियर है? अरे यस नो बोलिए, कोई डाउट है इसमें? वो रजिस्टर का 7 टाइप नहीं बता पाए, थोड़ा सा टाइम कम हो गया हम लोग को साथ, लेकिन हम उसको बता देंगे। उसके अलावा और कोई डाउट है बताएं? नहीं? ठीक, थैंक यू।